नमस्कार। 9th क्लास का सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर लिए हैं इसी चैप्टर के। उस चैप्टर में हम लोगों ने जो मेन फिजिकल फीचर्स हैं, हिमालयंस के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में भी। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और फिजिकल फीचर की, जो है पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू 2 शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है। आप लोगों को यह भी जान लेना जरूरी है कि हम प्लेट्यूज के बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं। प्लेट्यूज जो हैं वो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स हैं। मैक्सिमम जो हमारे, या यूं कहेंगे सभी प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो प्लेट्यूज में पाए जाते हैं। इसीलिए किसी भी देश में प्लेटू का होना उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का साइन है। इसीलिए हम लोग एक जो फिजिकल फीचर है पेनिनसुलर प्लेटू या प्लेटू आप कहें तो उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पेनिनसुलर प्लेटू 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पेनिनसुलर और प्लेटू। सबसे पहले हम प्लेटू के बारे में जान लेते हैं। देखिए प्लेटू होता क्या है। प्लेटू एक फ्लैट लैंड है टॉप में, जो अपनी साथ की जो लैंड है उससे ऊपर उठा हुआ है। इस तरह से होता है, कोई भी शेप हो सकती है, ऊपर से फ्लैट होता है और जो सराउंडिंग जो लैंड है उससे ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है और इसमें मिनरल्स होते हैं। ये मेटामॉर्फिक इग्नियस और क्रिस्टलाइन रॉक से बना होता है। जो इंडिया का जो प्लेटू है, पेनिनसुलर जो प्लेटू है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज में इसको पढ़ा था। तो जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा आकर के यहां रुका, वहां से जो ज्वालामुखी में से लावा निकला, उससे ये बना, तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम पार्ट इग्नियस रॉक से बना हुआ है। अब देखेंगे डेफिनेशन क्या होगी प्लेटू के। प्लेटू इज अ एलिवेटेड लैंड which is flat on the top and elevated from in the comparison of the surrounding land area. This is the definition of plateau. Now the second part is peninsular. बड़ा आसान है। वो कोई भी लैंड का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम पेनिनसुलर कहते हैं। देखिए ये जो हिस्सा है इंडिया का ट्रायंगुलर शेप में, ये 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है। इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशन है, यहां पर बे ऑफ बंगाल है। तो 3 तरफ से वाटर से घिरा होने की वजह से हम इंडिया के इस पार्ट को, साउदर्न पार्ट को पेनिनसुला कहते हैं। और यहीं पर क्योंकि प्लेटू पाए जाते हैं, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है। तो प्लेटू फ्लैट लैंड विच इज एलिवेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड and peninsular the area which is surrounded by water from its 3 side. Now see, जो पेनिनसुलर प्लेटू है इंडिया का, उसको हम जनरली 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो हो जाता है सेंट्रल हाईलैंड, ये वाला। दूसरा हो जाता है इसका डेक्कन प्लेटू, दिस वन। 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा डेक्कन प्लेटू। अब इसकी बाइफर्केशन देखते हैं कैसे करते हैं। यहां पर नर्मदा रिवर को मैंने किया है, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होकर के निकलती है और यहां अरेबियन सी में गिर जाती है। हम कह सकते हैं कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये देखिए यहां से अमरकंटक से निकली और अरेबियन सी में गिर गई। नर्मदा के बारे में हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम रिवर ऐसी हैं जैसे नर्मदा, तापी और माही। मुख्यतः 3 ही ऐसी रिवर हैं जो वेस्ट में फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। अदरवाइज जितनी भी रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर जो हैं, हम रिवर्स के बारे में अगले चैप्टर ड्रेनेज में बहुत विस्तार से बात करेंगे। यहां थोड़ा सा हिस्सा डिस्कस कर रहे हैं कि जो नर्मदा रिवर है वो वेस्ट में फ्लो करके अरेबियन सी में गिरती है। नर्मदा, तापी और माही, यही 3 मुख्य रिवर हैं। अदरवाइज जो मैक्सिमम रिवर्स हैं, कृष्णा है, गोदावरी, ये सारी की सारी रिवर ईस्ट में फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहां पर नर्मदा का जिक्र मैंने क्यों किया है, क्योंकि नर्मदा से ही हम इन 2 का बाइफर्केशन करते हैं।
नर्मदा के जो नॉर्थ में प्लेटू है उसको सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है, नर्मदा के जो साउथ में है उसको डेक्कन प्लेटू कहते हैं। अब देखिए, जो नॉर्थ में है जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर मैंने अरावली हिल्स के बारे में मार्क किया है, ये अरावली हिल्स है, यहां पर ये विंध्यन हिल है और ये सतपुरा हिल्स है। अब इनके भी ये तो हो गया नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में ये मुख्य हिस्सा आता है, रेड से मैंने मार्क किया है। मैक्सिमम हिस्सा मालवा प्लेटू का आता है, ये मालवा प्लेटू मैंने मार्क किया है। मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, भागलाखंड, छोटा नागपुर, ये हिस्से हैं सेंट्रल हाईलैंड के, जो नर्मदा के नॉर्थ में है। इसकी जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री है अरावली की हिल्स है, और यहां पर विंध्यन जो है, विंध्यन हिल्स है, वो साउथ में इसकी बाउंड्री को डिमार्क करते हैं, और इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है छोटा नागपुर प्लेटू। तो ये तो है सेंट्रल हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड की कुछ और मुख्य बात क्या है कि ये जो है, इसको मैं यहां मार्क कर रहा हूं, ये वेस्ट में तो वाइड है और ईस्ट में आकर के ये नैरो हो जाता है इस तरह से। ये जो मार्क है इस तरह, ये नैरो हो जाता है। इसी वजह से जो सारी रिवर्स हैं, नीचे वाला भी जो डेक्कन प्लेटू है उसका भी यही पिक्चर है, सीन है कि वो वेस्ट में विड्थ है, अपलैंड है, और आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, यहां से चौड़ा है, यहां से भीड़ा हो जाता है। ऐसा होने की वजह से ये अपलिफ्टेड है, इधर की तरफ स्लोप है इसका, इसलिए सारी रिवर्स ईस्ट में आती हैं। केवल कुछ रिवर ही जाती है, जैसे नर्मदा जो रिवर है आप देखेंगे ये विंध्यन है, ये सतपुरा हिल्स है। इन दोनों के बीच में जब मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात किया था उसमें बताया था कि जब प्लेट्स एक दूसरे से अलग जाती हैं, जो डाइवर्जेंट मूवमेंट होती है टेक्टोनिक प्लेट्स की, तो उससे रिफ्ट वैली बनती है। तो इन दोनों के बीच में टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से विंध्यन और सतपुरा रेंज के बीच में रिफ्ट वैली बन गई है। उसी रिफ्ट वैली की वजह से नर्मदा जो है ईस्ट में, वेस्ट में फ्लो करके अरेबियन सी में गिरती है। इसकी और यहां की और मुख्य है नदियां जो हैं उनका नाम मैंने मेंशन किया, डिटेल में बात करते हैं। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल हाईलैंड नॉर्थ टू नर्मदा, मैंने आप लोगों को बताया नर्मदा के नॉर्थ में है। क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द डेक्कन प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू। आपको प्लेटू की डेफिनेशन देना है, पेनिनसुला का मतलब बताना है, फिर इसके जो दो पार्ट हैं, कई बार एक पार्ट भी आ जाता है कि डिफाइन सेंट्रल हाईलैंड, तो हम सेंट्रल हाईलैंड और कई बार आ जाता है कंप्लीट पेनिनसुलर प्लेटू। तो हमें सारी बातें मालूम होना चाहिए। नॉर्थ नर्मदा के में है, मेजर जो पार्ट है वो मालवा का जो पार्ट है, दिस वन, ये मेजर पार्ट है मालवा का। इसी को अगर हम कहें कि सेंट्रल हाईलैंड कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। साउथ में इसके विंध्यन रेंज है, मैंने आपको बताया, यहां पर जो नर्मदा के नॉर्थ में है वो इस मालवा के साउथ में है। साउथ की जो बाउंड्री है वो विंध्यन है। उसके बाद क्या है, नॉर्थ में अरावली हिल्स है, ये मैंने बताया, नॉर्थ में अरावली हिल्स है। जो रिवर्स है वो चंबल, सिंध और बेटवा। और इनकी क्या खास बात है, ये रिवर्स का जो नॉमेनकल्चर होता है, नाम होता है, एयर की तरह होता है, जिस डायरेक्शन से वो फ्लो कर रही होती हैं। तो ये फ्लो करती हैं साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, ये ऐसे रिवर चलती है। ये इसकी फिर उसके बाद गंगा और यमुना में की ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं। चंबल, सिंध, बेटवा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और मैक्सिमम रिवर्स का ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करने का रीजन क्या होता है, जो ये प्लेटूज हैं, पेनिनसुलर जो प्लेटू है उसका जो स्लोप है वो इस तरह से है। ये स्लोप होने की वजह से जितना भी पानी है वो सारा का सारा यहां आकर के बे ऑफ बंगाल में गिरता है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हमने बात किया। उसके बाद डेक्कन प्लेटू, ये आप देखेंगे जो ये रिवर है नर्मदा, ये रिवर जो मैंने मार्क की है, इसके जो साउथ में है उसको डेक्कन प्लेटू कहा जाता है। दक्षिण यानी साउथ की वजह से जो प्लेटू नर्मदा के साउथ में है उसको डेक्कन प्लेटू कहा जाता है। सतपुरा इसके नॉर्थ में है, मैंने ये बताया था आपको, ये नर्मदा रिवर है, ये विंध्यन है, ये सतपुरा रेंज है। तो ये सतपुरा रेंज जो है पेनिनसुलर प्लेटू के नॉर्थ की बाउंड्री को डिमार्क करते हैं। उसके बाद आ जाता है महाद्वीप, मैकाल, कैमोर ईस्ट। ये जो है यहां का जो हिस्सा है, ये छोटी छोटी हिल्स है, ये एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटू का। इसमें महादेव, मैकाल, कैमूर और ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसका भी वही बताया है कि वेस्ट में
इसकी विड्थ ज्यादा है और बाद में जाकर के विड्थ कम हो जाती है ईस्ट में जाकर के। इसके अलावा गारो, खासी और जयंतिका हिल्स भी इसी का एक हिस्सा है। इनकी लोकेशन के बारे में और कौन कौन से स्टेट में ये आता है हमें सिर्फ इतना ही देखना है। सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू दोनों मिलकर के पेनिनसुलर प्लेटू को बनाते हैं। मेन बात हमने इनकी कर ली कि किसकी बाउंड्री कहां पर खत्म होती है, कहां से शुरू होती है, नर्मदा रिवर के किस हिस्से में ये आता है। इस तरह से पेनिनसुलर प्लेटू का ये छोटा सा पार्ट है और प्लेटू किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। एक महत्वपूर्ण फिजिकल फीचर्स है क्योंकि सभी तरह के खनिज पदार्थ, मिनरल्स यहीं पर पाए जाते हैं और इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 फिजिकल फीचर्स कर ली हैं। अब हम 5वीं की तरफ बढ़ेंगे, 5th फिगर करेंगे। देखते हैं 5th फिगर के बारे में, फिजिकल फीचर्स के बारे में। पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते समय हमें एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। जब हम पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर ये वेस्टर्न घाट है जो अरेबियन सी के साथ साथ, या आप कह सकते हैं कोस्टल जो लाइन है, ये जो वेस्टर्न कोस्टल लाइन है इसके साथ साथ कुछ हिल्स हैं जिनको वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी तरह से बे ऑफ बंगाल कोस्टल लाइन के साथ साथ इधर हिल्स हैं जिनको ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। इट इज हैविंग अ वेरी सिग्निफिकेंट फीचर्स। Just pay attention. We are going to discuss about the features of Western Ghat and Eastern Ghat. देखिए डायरेक्शन बताइए। It runs parallel to Western coast. तापी से लेकर के, रिवर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका नॉर्थ से लेकर के साउथ तक का रन है। ये पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्ट के, ये मैंने बताया, वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चलता है। इसी तरह से दोनों को इकट्ठे कर लेते हैं। ये जो पैरेलल चलता है ईस्टर्न कोस्ट के, ये जो हिल्स हैं, और इसकी जो एक्सटेंशन है ओडिशा से लेकर के नीलगिरी हिल्स तक है। एक तो हो गया इसका डायरेक्शन बता दिया हमने, यहां से लेकर के तापी से लेकर के कन्याकुमारी तक, ओडिशा से लेकर के नीलगिरी हिल्स तक। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 50 to 80 किलोमीटर है। इसकी विड्थ चौड़ी है, हालांकि ऊंचाई वेस्टर्न कोस्ट की ज्यादा है। देखिए 900 to 1000 मीटर सी लेवल। हम जब भी एलिवेशन नापते हैं, किसी भी चीज की ऊंचाई नापते हैं, किसी पहाड़ की ऊंचाई नापते हैं, किसी लैंड की ऊंचाई नापते हैं, वो हमेशा सी लेवल से नापते हैं। उसका एक कारण है, जो सी का अपर पार्ट है उसका लेवल पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है। अलग अलग ओशन, अलग अलग सी की डिप्थ वेरी कर सकती है, डेप्थ वेरी कर सकती है, उसकी गहराई में अंतर हो सकता है, लेकिन जो ऊपर का वाटर लेवल है वो सबका सेम होता है। इसीलिए सभी को सी लेवल से मेजर किया जाता है। तो ये वेस्टर्न घाट की जो एलिवेशन है 900 से लेकर के 1100 मीटर तक, 1000 मीटर तक इसका एलिवेशन है, जबकि इसका एलिवेशन जो ऊंचाई है वो 600 मीटर तक ही है। विड्थ इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, हाइट इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। यहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। ये जो हमारा अरेबियन सी से जो मॉनसून आता है, ये अरेबियन सी से हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून क्या होता है। जब ये मॉनसून लेडन विंड्स जो आती हैं, ये इस तरह से, ये विंड्स के सामने ये जो हिल्स हैं ऊंचाई होने की वजह से ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं और इसकी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, क्योंकि ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं ये इसको टकरा करके ऊपर उठती हैं, लेकिन हाइट ज्यादा होने की वजह से, भारी होने की वजह से, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, ये हिल्स कारण बनती है रेनफॉल का। तो बहुत ज्यादा रेनफॉल यहां पर होती है। जबकि बे ऑफ बंगाल से जो मॉनसून विंड्स आती हैं वो ईस्टर्न घाट जो है वो इतनी ज्यादा ऑब्स्टेकल नहीं दे पाता। कारण है उसकी हाइट कम होती है, जिसकी वजह से रेनफॉल कम होता है। उसके बाद आता है कि रेनफॉल ज्यादा होता है जब ज्यादा यहां पर बारिश होगी। उसका स्लोप भी मैंने आपको बताया था कि इनका स्लोप इस तरह से है, तो इसकी वजह से बहुत सारे रिवर्स यहां से ओरिजिनेट होती हैं और ईस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं, या यूं कहें बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट है ये सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स है, बड़ी रिवर्स का, जबकि ईस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा रिवर्स ओरिजिनेट नहीं होती।
तो डिफरेंस है वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में, एक डायरेक्शन का, एक विड्थ का, एक एलिवेशन का, एक रेनफॉल का, एक रिवर का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज कोस्टल प्लेन। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने साइज एंड लोकेशन किया था, उसमें हमने कोस्टल प्लेन के बारे में बात किया था। जो कोस्टल प्लेन की लेंथ है वो 7516 किलोमीटर .6, ये जो जहां से कोस्टल एरिया आता है, ये सारे के सारे की जो लेंथ है वो इतनी। इसमें एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो अरेबियन सी के पास ये जो एरिया है यहां से लेकर के यहां तक का, इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हालांकि बुक में आप देखेंगे कि आपको 2 हिस्से मिलेंगे, लेकिन ध्यान से देखें आप, एक हिस्सा आता है ओखा से लेकर के मुंबई तक। ओखा जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, मुंबई से लेकर के उस हिस्से को हम सौराष्ट्र कहते हैं। कोंकण का जो है वो मुंबई टू मैंगलोर तक, जो कोंकण कोस्टल वेस्टर्न प्लेन है, मुंबई से लेकर के जो मैंगलोर तक का ये जो एरिया है, इसको कोंकण कहा जाता है, मुंबई से लेकर के मैंगलोर तक। इस पार्ट में केवल इस डिवीजन के अलावा इस पार्ट में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आप सिर्फ डिवीजन को ही ध्यान से समझें। पहले सौराष्ट्र का मैंने बताया, उसके बाद इस पार्ट को कोंकण कहा जाता है, और मैंगलोर से लेकर के टूटीकोरिन साउथ में इस पार्ट को मालाबार कोस्ट कहा जाता है। आपको 3 पार्ट मैंने बता दी हैं, सौराष्ट्र, कोंकण, मैंगलोर, किस एरिया के बीच में ये पड़ता है। अब हम लोग, और एक और बात, ये जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहां पर मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट है, यहां पर अरेबियन सी है, तो दोनों के बीच में आप कह सकते हैं सैंडविच हो गया। यहां तो अरेबियन सी है, ये वेस्टर्न घाट है, बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, एक ये बात है। उसके बाद आप देखेंगे कि टूटीकोरिन से लेकर के विजाग यानी विशाखापट्टनम तक जाते हैं। ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, देखेंगे हम। ये टूटीकोरिन से लेकर के विजाग तक को कोरोमंडल कहा गया है, ठीक है। उसके बाद विजाग से लेकर के उत्कल तक, आपने सुना होगा कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है या उसमें हम नेशनल एंथम है, उस जो नेशनल एंथम हम पूरा करते हैं उसमें आता है उत्कल बंगा। अगर आपने 2 नाम आते हैं, उत्कल और बंगा, वो यहां से लिए गए हैं। इस पार्ट के बारे में आपको जान लेना आवश्यक है कि वो जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें जो उत्कल बंग के बारे में बताया गया है वो ये एरिया है। टूटीकोरिन से लेकर के विजाग तक के एरिया को, इस एरिया को कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, कोरोमंडल ईस्टर्न कोस्ट। फिर विजाग यानी विशाखापट्टनम से लेकर के उत्कल तक का, इसको नॉर्दर्न सरकार कहा गया है। उसके बाद ये जो आप देखेंगे ये बंगा यहां पर आता है। ये 3 पार्ट पर मैंने बता दी, मेन इसमें 2 है, नॉर्दर्न सरकार और कोरोमंडल। ये आपको आने वाले टाइम में हमेशा ध्यान रखना है कि मेन इसमें नॉर्दर्न सरकार, कोरोमंडल, मालाबार कोस्ट, ये सारे आपसे कोंकण कोस्ट पूछे जाएंगे। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वहां पर एक ओडिशा में लेक भी पाई जाती है। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है चिल्का लेक। ये यहां पर बताया, यहां का जो टेम्परेचर है ये मॉडरेट किस्म का होता है। यहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं पाई जाती, क्योंकि चारों तरफ पानी है और जहां पानी होता है वहां का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। इधर अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम नहीं जाता, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो ये पार्ट था आपका कोस्टल प्लेन के बारे में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक उसी तरह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में सैंडविच बन जाता है। अब आप देखेंगे कि आपको कोस्टल प्लेन से रिलेटेड इतनी ही बातें जाननी है, इसके अलावा नहीं जानना। नेक्स्ट पार्ट हम आइलैंड का करते हैं, देखते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट फिजिकल फीचर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज आइलैंड। You have several times heard the word island. Basically, island is an elevated area
विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल इट्स साइड, द्वीप जिसको कहा जाता है। आइलैंड, आइलैंड की डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइलैंड? आइलैंड इज द एलिवेटेड एरिया which is surrounded by it water from its all side. It is of two kind, volcanic and of coral. Volcanic में volcanic eruptions की वजह से जो आइलैंड बनते हैं, जिसमें हवाई इन यूएसए और इंडिया में जो अंडमान निकोबार है वो इसी कैटेगरी में आता है। कोरल रीफ का जो होता है वो एक बैरियर इन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप मीन्स ग्रुप ऑफ लैक, संस्कृत में इसका मतलब है जो लाख का समूह होता है, लक्षद्वीप। ये कोरल की कैटेगरी में आता है। बेसिकली कोरल क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, बड़ा आसान है। जबकि कोरल पॉलिप्स एक एनिमल है, शॉर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, शॉर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट। वो जो उसका सिक्रीशन होता है और उसका जो स्केलेटन होता है वो इकट्ठा उसका जमावड़ा होकर के आइलैंड के रूप में बन जाता है। इतनी भारी मात्रा में सिक्रेशन होता है, उसका स्केलेटन होता है, तो वो एक रॉक की तरह बन जाता है। दैट रॉक इज नोन एज द्वीप, आइलैंड। ये आपको बताया है। तो पहले जो हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप जो भारत के वेस्टर्न पार्ट में है, अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मालाबार कोस्ट के क्लोज पड़ता है यहां पर, और इसमें कोरल पॉलिप्स के बारे में हमने बात की। उसके अलावा इसमें क्या क्या आप देखेंगे कि एक तो इसमें 36 आइलैंड हैं, 36 आइलैंड हैं, जो इसका एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ जानने के लिए इसमें नहीं है। ये आइलैंड पार्ट है, हमारे देश के हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप की कैपिटल है कावरत्ती, अंडमान निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर। इसमें बहुत सारे आइलैंड है, 572 आइलैंड का ये ग्रुप है जो बहुत बड़े साइज में है और स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। आजकल तो लोग इन द्वीपों पर जाने लग गए हैं घूमने के लिए। ठीक है, ये जो आपका लक्षद्वीप है या जो अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर जो खास करके जगह है, इसको काले पानी की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया था। यहां पर जिसको भी सजा देनी होती थी, पोर्ट ब्लेयर में एक बहुत बड़ा प्रिजन बनाया गया था, लोगों को वहां से पकड़ करके वहां रखा जाता था। ये एक काला पानी की सजा हुआ करती थी, लेकिन आज वहां पर बहुत सारे लोग पोर्ट ब्लेयर में विजिट करने के लिए जाते हैं। 572 आइलैंड है, बहुत बड़े साइज में स्कैटर्ड है। और हमारे यहाँ एक एक्टिव वोल्केनो भी है जो अंडमान निकोबार में है, बैरन आइलैंड जिसको कहा जाता है। बैरन आइलैंड इज एन एक्टिव वोल्केनो, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। ये जो है केवल इतना ही हमने करना है, एक फिजिकल फीचर है और ये इक्वेटर के पास है, इसलिए यहां पर जो है इक्वल डे और नाइट होता है। गर्मी सर्दी का सिस्टम जो इक्वेटोरियल के पास होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ये हमारे 6 फिजिकल फीचर्स हैं। हमने इस चैप्टर में माउंटेन्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। उसके बाद हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा, कोस्टल जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके बारे में पढ़ा, पेनिनसुलर प्लेटो के बारे में, कोस्टल प्लेन के बारे में, और लास्ट फिजिकल फीचर जो थी वो थी कोस्ट आइलैंड के बारे में हमने डिटेल में। ये पूरा आपका चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। इसके लिए हमने 3 वीडियो बनाए हैं, ऊपर मैं बाकी 2 का भी लिंक आपको दे रहा हूं। पहले आप उनको फाइंड आउट करें, स्टडी करें, उसके बाद इसको करें। एंड आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।